क्या मजाक की भी कोई हद होती है? या हम सब अपनी सनक में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही गलत का फर्क भूल जाते हैं? ये कहानी उन तीन दोस्तों की है जिन्होंने एक लड़की का चेहरा देखने के लिए खुद को एक ऐसे नाटक में झोंक दिया जहां से वापसी का रास्ता सीधा हवालात होकर गुजरता था। चारू की ससुराल का वो सफर मजाक में शुरू हुआ, पर अंत उसकी अपनी साख की बाजी पर हुआ। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, विश्व वृक्ष का फल। कलकत्ता की वाराणसी घोष स्ट्रीट पर एक शानदार 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी। वो मकान बहुत ही साफ सुथरा और किसी भी तरह की दुर्गंध से मुक्त था। घर के भीतर कदम रखते ही ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये किसी मेस का कमरा है। सीढ़ियां बहुत चौड़ी बनी हुई थीं और उन पर पानी या कीचड़ की कोई गंदगी नहीं थी। घर के भीतर के सारे कमरे रोशनी से भरपूर थे और उनमें अंधेरे का नामो निशान तक नहीं था। ऊपरी मंजिल के कमरों में एक से ज्यादा बिस्तर नहीं लगे थे। वे कमरे मेजों और कुर्सियों के साथ साथ किताबों की अलमारियों और कांच की अलमारियों से बहुत करीने से सजे हुए थे। कमरों की दीवारों पर 4-5 बहुत ही अच्छी और आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें लगी हुई थीं। उस पूरे मकान के चप्पे चप्पे पर आराम और खुशहाली की एक साफ झलक दिखाई देती थी। हालांकि वो कोई मेस नहीं था, फिर भी वो मुख्य रूप से पुरुषों का ही रहने का ठिकाना था। नोनदेघी के मशहूर और रईस बंदोपाध्याय खानदान के 2 नौजवान युवक वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उन दोनों में से एक युवक किसी जरूरी काम से अपने घर गया हुआ था। जो वहां मौजूद था उसका नाम चारू था और वो बीए की कक्षा में पढ़ता था। उसकी उम्र 22 साल के आसपास रही होगी। उसका चेहरा किसी औरत की तरह बहुत ही कोमल और खिला हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी भोली मासूमियत बसी थी। उसे देखते ही किसी भी इंसान के दिल में उसके साथ दोस्ती करने की एक गहरी चाहत पैदा हो जाती थी। आज जन्माष्टमी का त्योहार था और कॉलेज में छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद चारू एक उपन्यास हाथ में लिए बिस्तर पर लेटकर दोपहर की नींद लेने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसके 2 दोस्त बिपिन और नगेंद्र वहां आ पहुंचे। बिपिन और नगेंद्र उम्र में चारू के ही बराबर के थे। ये दोनों बीए पास करने के बाद अब कानून की पढ़ाई कर रहे थे। नगेंद्र बहुत ही बड़े अमीर घराने का बेटा था, जबकि बिपिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वे दोनों चारू की तरह कोमल और शांत नहीं थे। वे क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत नाम कमा चुके थे और बचपन से ही उन्हें कसरत करने का बहुत शौक था। उन्हें एक तरह से मोहल्ले का गुंडा ही माना जा सकता था। नगेंद्र तो पुलिस वाले को 2 बार पीटकर पुलिस कोर्ट में भारी जुर्माना तक भर चुका था। चारू को देखते ही उन दोनों ने एक साथ पूछा कि क्या चारू तुम अपनी ससुराल नहीं गए हो? चारू ससुराल गया है या नहीं, इस विषय को लेकर नगेंद्र और बिपिन रास्ते भर आपस में बहस करते हुए ही यहां तक आए थे। पहले तो वे हंसते हुए अपनी उस मजेदार बहस का पूरा किस्सा सुनाने लगे। इसके बाद उनके बीच तरह तरह की बातें होने लगीं। जब उनकी बातों का सिलसिला थोड़ा थम गया तो चारों ने नगेंद्र को गाना सुनाने का आग्रह किया। नगेंद्र के पिता ने बचपन में ही उस्ताद रखकर उसे कुछ साल तक गाने बजाने की शिक्षा दिलवाई थी। वे बहुत ही मधुर और सुरीला गा सकता था। उसने चारू से पूछा कि मैं क्या गाऊं? चारू ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए तुम कृष्ण जी से जुड़ा हुआ कोई मधुर भजन ही सुनाओ। नगेंद्र ने चिढ़ते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी ये ढकोसलेबाजी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि नूनदिघी के बैनर्जी परिवार के लोग कितने बड़े कट्टर और पक्के वैष्णव होते हैं, लेकिन मुझे ये भी भली बात ही मालूम है कि तुम बदकिस्मत तो हम लोगों से भी ज़्यादा गैर और म्लेच्छ विचारों वाले इंसान हो। तुम्हारा ये कृष्ण भक्ति का ढोंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मेरे लिए बहुत ही असहनीय है। बिपिन हंसते हुए बोला कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? उस दिन तुम्हारे घर पे श्याम बाजार की नाट्य समिति ने जो विश्व वृक्ष का नाटक दिखाया था, उसमें हरिदासी वैष्णवी का वो गाना कितना लाजवाब था। तुम वही गाना सुनाओ ना, क्योंकि मुझे तो वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आया था। चारू ने चेतावनी देते हुए कहा कि खबरदार, हमारे घर में कोई भी अश्लील या हल्का गाना बिल्कुल मत गाना, क्योंकि हम लोग पक्के कृष्ण प्रेमी लोग हैं। नगेंद्र हंसते हुए गुनगुनाने लगा और बिपिन से पूछने लगा कि भाई, उस गाने की शुरुआत कैसे होती है?
नगेंद्र ने बड़ी सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। श्रीमुख पंकज देखने की हसरत में ही तो मैं इस गोकुल में आया था, मुझे अपने चरणों के नीचे थोड़ी सी जगह दे देना। गाना धीरे धीरे अपनी पूरी लय में आ गया और बहुत ही ऊंचे सुरों में गूंजने लगा। चारू और बिपिन भी धीरे धीरे उसके साथ मिलकर सुर मिलाने लगे। दोपहर का वक्त बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था। सड़क पर आते जाते लोग भी थोड़ी देर के लिए रुककर उस सुरीले गाने को सुनने लगे थे। एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार गाने के बाद उन्होंने अपनी धुन पूरी की। थोड़ी देर की शांति के बाद नगेंद्र ने फिर से गुनगुनाना शुरू कर दिया। मान की मजबूरी में तू मानिनी बन बैठी है, इसलिए ही मैंने आज परदेसी का भेष धारण किया है। उस गाने का नशा जैसे उनके सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिपिन हंसकर बोला कि नगेंद्र, क्या तुम्हारी बीवी ने तुमसे कोई रूठकर मान कर लिया है क्या? तुम आखिर इस मान की रट लगाकर इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हो? नगेंद्र ने गाना बीच में ही रोककर कहा कि मेरी बीवी अभी यहां मेरे साथ नहीं है, वो तो अपनी बहन की शादी के सिलसिले में मायके गई हुई है और अभी तक वापस नहीं लौटी है। विपिन बोला कि आजकल तो खतों और चिट्ठियों में भी लोग मान कर बैठते हैं। नगेंद्र ने कहा कि पता नहीं उसने मान किया है या नहीं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे 1 हफ्ते से उसका कोई खत नहीं मिला है। विपिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तो फिर तुम वैष्णवी का भेष बनाकर वहां जाओ और उसका मान तोड़कर उसे मना कर आओ। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम उसे अपने गाने भी सुनाना। विपिन ने हंसी के ठहाके के साथ कहा कि जब वो तुम्हें इनाम देने का वक्त है तब तुम बड़ी मासूमियत से कहना कि हे धनी, मुझे अपना मान रूपी रत्न दान कर दो। तुम पूरी तरह से भावुक होकर यह बात कहना, पर ध्यान रहे कि उस वक्त तुम खुद कहीं हंस मत पड़ना। चारू ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा कि दोस्तों, छोड़ो भी इन सब बातों को, क्योंकि आजकल की अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव की वजह से तो मान और सम्मान जैसी पुरानी रवायतें हमारे देश से बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। उसकी इस बहुत ही अजीब और नई टिप्पणी को सुनकर नगेंद्र और बिपिन दोनों ही हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ पूछा कि तुम आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हो? चारू ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि आज के दौर में अंग्रेजी पढ़ा लिखा इंसान जिस तरह से अपनी पत्नी के पीछे पीछे फिरता रहता है, उसे देखकर तो ये लगता है कि वे 2400 घंटे अपनी पत्नी के कदमों में घिरे पड़े रहते हैं। उसने आगे कहा कि जो पति अपनी पत्नी की सेवा में इतना मशगूल रहता हो, उसे भला अपनी पत्नी से मान या रूठने का मौका ही कहाँ मिलेगा। चारों के इस अनोखे शोध को सुनकर बिपिन और नगेंद्र बुरी तरह से चकित रह गए। बिपिन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि शाबाश चारू, क्योंकि तुम्हारी ये मनोवैज्ञानिक खोज जड़ जगत के कोलंबस के आविष्कारों से किसी भी तरह कम नहीं है। नगेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वाह चारू, तुम तो 2 दिन की शादी के बाद ही प्रेम शास्त्र के इतने बड़े विद्वान बन गए हो। मुझे तो अपनी शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस बड़े सिद्धांत का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया था। चारू ने और भी ज्यादा जोश में आकर कहा कि असल में मान तो प्रेम में हुए किसी अपराध की सजा के बराबर होता है, और वो अपराध भी कोई मामूली अपराध नहीं होता, बल्कि प्रेमी को यह संदेह हो जाना चाहिए कि उसका प्रिय पात्र अब बेवफा हो चुका है। नगेंद्र ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि नहीं चारू, तुम्हारी थ्योरी बहुत ही ज्यादा कमजोर और खोखली है। तुम प्रेम के सिद्धांतों के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं रखते हो और तुम सचमुच एक बड़े मूर्ख इंसान हो। नगेंद्र ने उससे पूछा कि तुमने अभी तक कुल कितनी बार अपनी ससुराल की यात्रा की है? चारू ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि मैं तो अभी कुछ ही दिन पहले वहां से वापस आया हूं और अगर तुम कहो तो मैं दोबारा चलने को तैयार हूं। नगेंद्र ने हुक्म देते हुए कहा कि तो फिर चलो और आज ही वहां के लिए निकलो। नगेंद्र ने आगे कहा कि हम लोग भी तुम्हारे साथ तुम्हारी ससुराल चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। विपिन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हम लोग वहां तीर्थ यात्रा के पांडा बनकर चलेंगे क्या? उसने चारू से कहा कि सच पूछो तो तुम अपनी पत्नी की शक्ल तो हमें अभी तक दिखा ही नहीं पाए हो। विपिन बोला कि इसी मौके पर हमें उसे दिखा दो, क्योंकि अभी तो वो नई नवेली दुल्हन है। अगर वो कल को बड़ी उम्र की औरत बन गई तो क्या तब तुम हमें उसे दिखा पाओगे, और क्या तब हम उसे देख भी पाएंगे? चारू ने बड़े इत्मीनान से कहा कि तुम लोग ऐसी चिंता क्यों करते हो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं पर्दा प्रथा जैसी पुरानी बेड़ियों का बिल्कुल भी हिमायती नहीं हूं। मैं किसी न किसी दिन अपनी पत्नी को इस घर में लेकर जरूर आऊंगा।
और तुम सबको रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा। चारू ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि उस वक्त मैं तुम सबकी अपनी पत्नी से बहुत अच्छी तरह जान पहचान करवा दूंगा। नगेंद्र ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि देखो, तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो और हमारी बात सुनो। नगेंद्र ने जोर देकर कहा कि हम तुम्हारी पत्नी को देखना चाहते हैं, और वो भी बिना किसी देरी के। उसने कहा कि चलो हम सब अभी तुम्हारी ससुराल के लिए निकलते हैं। चारू ने बस एक ही लफ्ज़ कहा कि चलो, और वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी चादर उठाई और हाथ में छाता लेकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वो अभी इसी वक्त वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। नगेंद्र ने बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि ये सब कोई मामूली चालाकी नहीं है। मैंने सचमुच एक बहुत ही अनोखा और साहसिक मंतव्य सोच लिया है। विपिन और चारू एकदम हैरान होकर नगेंद्र के चेहरे की तरफ ताकने लगे। नगेंद्र ने अपनी योजना समझाते हुए कहा कि देखो चारू, तुम अपनी ससुराल अब तक केवल 2-3 बार ही गए हो और कभी भी वहां एक दिन से ज्यादा नहीं रुके हो। उसने आगे कहा कि क्यों ना हम लोग अपनी असल जिंदगी में एक बार उस विष वृक्ष नाटक का अभिनय कर देखें। हम तीनों मिलकर वैष्णवी का भेष धारण करेंगे और तुम्हारी ससुराल पहुंचकर उन्हें गाने सुनाएंगे। चारू और विपिन ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह प्रस्ताव बिल्कुल ही नामुमकिन और बेतुका लग रहा था। उन्होंने नगेंद्र से साफ कह दिया कि इस काम को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर नगेंद्र के चेहरे पर एक अलग ही तरह की बिजली सी कौंध गई और उसने अपने तर्कों से उन दोनों को निरुत्तर कर दिया। बहुत ही कम समय के भीतर चारू और विपिन को भी उसकी उस पागलपन भरी योजना से सहमत होना पड़ा। उनका मन अब खुशी के मारे नाचने लगा था और वे इस रोमांचक काम के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे। ये वाकई बहुत शानदार और मजेदार था। उन्हें लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए बड़े से बड़ा खतरा भी उठाया जा सकता है। भविष्य में दोस्तों के बीच बैठकर ये कहानी सुनाना कितना बड़ा मनोरंजन साबित होगा। इस विषय पर बहुत देर तक गहन विचार विमर्श चलता रहा। जैसे सूखी लकड़ियों के ढेर पर आग लगने से वो तेजी से भड़क उठता है, वैसे ही इन तीनों दोस्तों की ये नई कल्पना भी आग की तरह फैल रही थी। चारू ने शंका जताते हुए कहा कि हमें तो वैष्णवी के भेष और पहनावे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने पूछा कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? नगेंद्र ने बड़ी चतुराई से कहा कि इसके लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास करुणामय है, वही हमें ढंग से सजा देगा और उसके पास ये सारे जरूरी पहनावे पहले से मौजूद हैं। चारू ने पूछा कि ये करुणामय आखिर कौन इंसान है? नगेंद्र ने बताया कि वो श्याम बाजार नाट्य समिति का सबसे बेहतरीन ड्रेसिंग मास्टर है। वो इन सब कामों का बहुत ही पक्का और अनुभवी उस्ताद इंसान है। चारू ने फिर कहा कि हमें कुछ और वैष्णवी गाने भी सीख लेने चाहिए। उसने तर्क दिया कि वहां हम लोग वो श्रीमुख पंकज वाला गाना तो बिल्कुल नहीं गा सकते हैं। नगेंद्र ने सहमति जताते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें तुरंत संदेह हो जाएगा। उसने पूछा कि क्या उन्होंने विष वृक्ष नाटक के अलावा और कोई गाना नहीं सुना है? जब सारी सलाह मशवरा बिल्कुल पक्का हो गया, तब विपिन ने एक और पेच फंसाया। उसने पूछा कि सब ठीक है, लेकिन चारू की पत्नी को वहां जाकर पहचानेंगे कैसे? नगेंद्र ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि इस बात की तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बातचीत के दौरान उनसे सब कुछ उगलवा कर पता लगा लूंगा। इस वाक्य के 2 दिन बाद दिन के 12 बजे चांदपाल घाट से 3 नई नवेली वैष्णवियों की एक छोटी सी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ गई। करुणामय की कारीगरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसने उन तीनों नौजवानों को बहुत ही शानदार छद्मवेश में सजा दिया था। उनके चेहरे से मूंछों और दाढ़ी का एक भी निशान ढूंढ पाना नामुमकिन था। उनके बालों की बनावट इतनी बेहतरीन थी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि ये नकली हैं। भेष बदलने में करुणामय सचमुच एक बहुत ही प्रतिभाशाली उस्ताद इंसान था। चारू की ससुराल आंदुलमौरी गांव में स्थित थी। वहां तक जाने के लिए दिन में 4 बार स्टीमर छोड़ा जाता था। स्टीमर से वहां पहुंचने में महज 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन नाव से जाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता था। पहले तो सबने स्टीमर से जाने की ही सलाह दी थी, लेकिन स्टीमर में तो हजारों लोगों की नजरें उन पर पड़ जाती, जो ना तो सुरक्षित था और ना ही समझदारी का काम। इसीलिए उन तीनों ने वहां तक जाने के लिए एक छोटी सी नाव किराए पर ले ली थी। जैसे ही नाव घाट से आगे बढ़ी, आसमान में बादल छाने लगे। ये मौसम देखकर विपिन ने कहा कि विधाता की लीला भी कितनी निराली है। उसने कहा कि ये विषवृक्ष तो शुरुआत से ही जहरीला निकला है।
आसमान में उमड़ते हुए उन काले बादलों को एक बार देखो तो सही। उसने नागेंद्र से पूछा कि क्या तुम्हारी सूर्यमुखी ने तुम्हें इसके बारे में पहले से कुछ चेतावनी दी है? नागेंद्र ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि मेरी पत्नी सूर्यमुखी ने मुझे साफ कह दिया है कि अगर बादल घिरे हों और तूफान की आहट महसूस हो तो फौरन नाव को घाट पर लगा देना। उसने हंसी मजाक में कहा कि उसने मुझे अपने सिर की कसम दी है, इसलिए हम आंदुल के घाट पर नाव बांध के कुंदनदिनी के घर रुक सकते हैं। चारू ने बनावटी गुस्से के साथ उसे डांटते हुए कहा कि दूर हो जाओ बदकिस्मत इंसान। आसमान में घिरे बादल और गंगा की लहरों पर नाव की वो धीमी गति बहुत ही सुहावनी लग रही थी। तीनों दोस्तों का शरीर नाव की हलचल के साथ झूम रहा था और उनके मन में एक अजीब सी खुशी भरी हुई थी। नाव के अगले हिस्से में बैठकर उन्होंने पतवार की ताल पर गाने शुरू कर दिए। वे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन गानों का रियाज कर रहे थे। जिस तरह परीक्षा हॉल में घुसने से पहले छात्र अपनी किताबों के पन्नों को आखिरी बार पलटकर देख लेते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने सुरों को पक्का कर रहे थे। नाव चलाने वाले अनपढ़ मल्ला अपनी पतवार खींचते हुए उन तीनों की तरफ बार बार हंसती हुई नजरों से देख रहे थे। वे शायद सोच रहे थे कि ऐसे मजेदार मुसाफिर बहुत किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। विपिन ने उन मल्लाओं को डांटते हुए कहा कि आखिर ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? गानों और गपशप के बीच 3 घंटे का लंबा सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। आसमान में बादल तो वैसे ही बने रहे, लेकिन न तो बारिश हुई और न ही कोई बड़ा तूफान आया। बिना किसी कड़ी धूप की जलन के ही वे बहुत आराम से अपने सफर को पूरा कर चुके थे। बासगंज के घाट पर नाव लगते ही वे तीनों वैष्णवियां एक ही झटके में नाव से नीचे कूद पड़ी। सुंदर और जवान औरतों की ऐसी चंचलता और फुर्ती देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखते रह गए। कुछ बदमिजाज लोगों की भद्दी और कड़वी बातें भी उन वैष्णवियों के कानों तक पहुंच गई थीं। विपिन उन बातों को सुनकर हंस पड़ा, लेकिन नगेंद्र को बहुत गुस्सा आ गया और चारू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। बासगंज के घाट से आंदोल में स्थित चारू की ससुराल का रास्ता करीब 2 मील लंबा था। चारू ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ी शांति से धीरे धीरे चलते हैं। उसने बताया कि 4 बजे से पहले तो मेरे ससुर अपनी डिस्पेंसरी बिल्कुल नहीं जाते हैं। चारू के ससुर आंदुल के बहुत ही नामी और काबिल डॉक्टर रमणी मोहन बाबू थे। उनकी समाज में बहुत इज्जत थी और उनका कामकाज भी बहुत शानदार चल रहा था। वे रोज सुबह के वक्त अपने मरीजों को देखने के बाद 11 या 12 बजे वापस घर आते थे और फिर अपना खाना पीना निपटाते थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे शाम को 4 बजे घर से बाहर निकलते थे। बाजार में उनकी एक अपनी डिस्पेंसरी थी, जिसे संभालने के लिए वे रोज वहां जाया करते थे। फिर शाम को 7 या 7:30 बजे के आसपास वे वापस अपने घर लौट आते थे। चारू को अपने ससुर की दिनचर्या का ये सारा हाल बहुत अच्छी तरह पता था। घर के अंदर घुसने वाला चोर अगर घर की हर बारीकी ना जाने तो भला चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वे तीनों दोस्त बहुत ही इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहे थे। पक्की सड़क से नीचे उतरते ही वे एक कच्चे जंगली रास्ते पर आ गए। वो रास्ता काफी संकरा था और उसके दोनों किनारों पर घना जंगल फैला हुआ था। कलकत्ता शहर की भीड़भाड़ में रहने वाले उन युवकों को जंगलों का ये प्राकृतिक दृश्य अपनी प्यासी आंखों को बहुत ही सुकून दे रहा था। वे कभी किसी पेड़ के पत्तों को तोड़कर वनस्पति विज्ञान पर चर्चा करने लगते थे, कभी किसी सड़ी गली और काई जमी तालाब के किनारे खड़े होकर वे बंगाल की मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के फैलने के कारणों की खोज करने लगते थे। कभी किसी टूटे फूटे शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वे किसी बड़े पुरातत्व विशेषज्ञ की तरह बहुत ही गंभीरता से उस मंदिर की उम्र का अंदाजा लगाने लगते थे। कभी कभी वे जंगल में लगे किसी अजीब से फल को तोड़कर चखने की कोशिश करते थे कि क्या वो खाने के लायक भी है या नहीं। अचानक एक खेले सांप झाड़ियों से निकलकर फुफकारता हुआ उनके पैरों के बहुत ही करीब से होकर गुजर गया। सांप को देखते ही वे लोग डर के मारे बुरी तरह उछल पड़े और 7 हाथ पीछे की तरफ हट गए। फिर उन्होंने बहुत ही जोश और कड़वे शब्दों में पूरे सांपों के समाज के खिलाफ एक लंबी चौड़ी भाषणबाजी शुरू कर दी। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अब सवाल यह था कि बारिश से बचने के लिए आखिर कहां शरण ली जाए। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल ही फैले हुए थे। दूर कहीं बस एक ही पुराना और जर्जर मंदिर दिखाई दे रहा था। चारू और विपिन ने कहा कि चलो हम लोग इस इमली के पेड़ के नीचे ही खड़े हो जाते हैं। हमें उस मंदिर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं वहां अंदर सांप बिच्छू जैसे कौन से जीव जंतु छिपे बैठे होंगे। नगेंद्र ने जवाब दिया कि अगर बारिश तेज हो गई तो मैं तो नहीं भीगने वाला। उसने मंदिर की तरफ इशारा किया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा।
चारू और विपिन उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार करने लगे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही नगेंद्र ने देखा कि वहां कोई देवी देवता की मूर्ति तो नहीं थी। वहां तो बस एक बकरा खड़ा हुआ उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। इतने में ही एक दरबान के लिबास में बहुत ही तगड़ा और हट्टा कट्टा इंसान भी बारिश से बचने के लिए दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। नगेंद्र को देखते ही वो दरबान खिलखिलाकर हंस पड़ा। नगेंद्र को उसकी ये हरकत काफी मनोरंजक लगी और उसने किसी स्त्री जैसी कोमलता और नजाकत के साथ उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम नाथू मंडल है और मैं राजा साहब के महल का दरबान हूं। इसी बीच आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और अंधेरा गहरा गया। वो दरबान नगेंद्र के करीब आकर खड़ा हो गया और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला कि वैष्णवी दी, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हो। नगेंद्र तुरंत थोड़ा दूर हट गया और बड़ी बेरुखी के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। तभी अचानक उस दरबान ने अपना हाथ बढ़ाया और नगेंद्र के कंधे पर रख दिया। उसी पल नगेंद्र की वज्र जैसी मुट्ठी बिजली की रफ्तार से उस दरबान की नाक पर जा लगी। उस अप्रत्याशित हमले से वो सीधे जाकर दीवार से टकराया। उसकी नाक से खून की धाराएं झरझर बहने लगी। किसी स्त्री के हाथों ऐसी जोरदार मार खाकर वो दरबान पहले तो पूरी तरह दंग रह गया। कुछ पल बीतने के बाद उसका वो घटिया मजाक गहरे गुस्से में बदल गया। उसने अपनी आंखें तरेड़ते हुए और दांत पीसते हुए कहा कि औरत होकर तुम मुझसे लड़ेगी? ओ नीच औरत, मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा और यहीं कहीं मिट्टी में गाड़ दूंगा। इतना कहकर वो नगेंद्र पर टूट पड़ा। नगेंद्र ने बड़ी कुशलता के साथ उस बदमाश पर घूंसों की बरसात कर दी। धीरे धीरे वो अपनी हरकत के लिए जख्मी होकर बेहाल होने लगा। तब नगेंद्र ने उसे पकड़कर मंदिर के कोने में पटक दिया और अपने बाएं हाथ से उसकी छाती और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन को जोर से दबा लिया। दर्द की वजह से वो इंसान कराहने लगा और उसके मुंह से घूं घूं जैसी आवाजें निकलने लगीं। मामला बिगड़ता देख चारू और विपिन भी उसी वक्त वहां पहुंच गए। पूरे वाक़े को देखते ही वे पल भर में सारा माजरा समझ गए। उन्होंने नगेंद्र को रोकते हुए कहा कि नगेंद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो कीचक वध जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो, वरना ये कमीना कहीं मरी ना जाए। उस दरबान ने देखा कि पहले तो एक द्रौपदी थी, लेकिन अब तो 3-3 लड़ने वाले हो गए और डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए और कांपती आवाज में कहा कि मुझे छोड़ दो माता, मुझे माफ कर दो माता, मैं तुम सबके पैरों में पड़ता हूं। नगेंद्र ने कड़क कर पूछा कि क्या अब तुम आइंदा कभी ऐसी घिनौनी हरकत करोगे? उसने कांपते हुए जवाब दिया कि नहीं माता, अब मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नगेंद्र ने उसे धक्का देते हुए कहा कि ठीक है, तो फिर जल्दी से नाक रगड़कर माफी मांगो। अपनी जान बचाने की खातिर नाथू मंडल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म दिया गया था। इसके बाद नगेंद्र ने उसे पकड़कर जोर से धक्का दिया और सड़क पर गिरा दिया। वो लंगड़ाते और कराहते हुए बारिश में कहीं गायब हो गया। मंदिर में खड़े होकर वे तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। नगेंद्र ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपनी वेशभूषा को ठीक किया। घड़ी में अब 4 बज चुके थे और वे सब अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। दोपहर ढलने लगी थी और चारू की ससुराल में रसोई के बरामदे पर बैठकर बड़ी बहू एक आधुनिक उपन्यास पढ़ने में मग्न थी। गृह स्वामिनी यानी चारू की सास और उनके साथ घर की अन्य लड़कियां उस कहानी को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से बैठी हुई थीं। सास ने टोकते हुए कहा कि बहू, अब बहुत हो गया और दिन ढलने को है, इसलिए आज के लिए किताब बंद कर दो। वहां मौजूद लड़कियों ने जिद करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो सुबाला की शुभ कुमार के साथ शादी होते हुए देखनी है। सास ने हार मानते हुए कहा कि तो फिर तुम लोग खुद ही ये शादी संपन्न करा लो, क्योंकि मैं तो यहां से उठ रही हूं। तभी ठीक उसी वक्त बाहर मुख्य दरवाजे के पास बहुत तेजी से जय राधे श्याम की आवाज सुनाई पड़ी। बड़ी बहू ने अपनी छोटी बेटी सुशीला से कहा कि जाकर देखो तो सही कि बाहर कौन खड़ा है। सुशीला दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई और दीवार की आड़ लेकर बाहर की तरफ झांकने लगी। अगले ही पल वो खुशी से खिलखिलाते हुए चिल्लाकर बोली कि मां, बाहर वैष्णव माएं खड़ी हैं जो गाना गाने आई हैं। मां ने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने अपनी सहमति में सिर हिला दिया। बड़ी बहू ने अपनी बेटी को इशारा करते हुए कहा कि जल्दी जाओ और उन्हें अंदर बुला लो। सुशीला फौरन बाहर गई और उन तीनों वैष्णवियों को घर के भीतर ले आई। उन वैष्णवियों का लिबास और उनकी चमकती हुई आंखों को देखकर वहां बैठी सभी औरतों के मन में एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। बिना किसी देखरेख और बिना किसी मालिक के घूमते हुए साधारण भिखारी वैष्णवियों से ये लोग बहुत ही अलग लग रहे थे। ये तीनों देखने में बहुत ही सलीकेदार और सेहतमंद लग रहे थे, जैसे इन्हें बहुत ही लाड़ प्यार और देखभाल के साथ रखा गया हो।
वैष्णवियां बरामदे में आकर खड़ी हो गईं और वे थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछने लगीं कि आखिर हम लोग कहाँ बैठे हैं। उन्हें जमीन पर बैठने में संकोच करते देखकर गृहस्वामिनी ने एक लड़की से कहा कि जाओ उनके लिए कंबल ले आओ। वैष्णवियों ने उस कंबल पर अपना आसन जमाया और चारू ने उन दो लड़कियों के पीछे एक ओट में बैठकर अपनी जगह बना ली। नगेंद्र ने अपनी खंजरी पर एक हल्की सी थाप दी और उनसे पूछा कि आप लोग आज क्या सुनना पसंद करेंगी। वहां बैठी किसी भी औरत ने गोविंद अधिकारी या गोपाल ओड़े जैसे पुराने कलाकारों के नाम नहीं लिए, क्योंकि वे शायद इनके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। हाय रे अफसोस कि आजकल की औरतों को इन महान कलाकारों की कला की क्या परख हो सकती है। घर की मालकिन ने बचपन में ज़रूर ये सब सुना था, पर बुरी संगत में पड़कर उन्होंने भी ये सब पीछे छोड़ दिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही था कि कुछ देर पहले ही इस सभा में रामायण या महाभारत के बजाय प्रेम कहानियों वाले उपन्यास पढ़े जा रहे थे। मालकिन को रामायण और महाभारत के मुकाबले आजकल के नाटक और उपन्यास ही ज़्यादा पसंद आते थे। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को सबके सामने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनकी बहू बेटियां इस सच्चाई को बखूबी जानती थीं। वे अपनी सास की दिखावटी नाराज़गी के बावजूद उनसे जिद करके ये उपन्यास सुनाने को कहती थीं। वो पूरे समय बड़े चाव और ध्यान के साथ कान लगाकर सब कुछ सुनती रहती थीं। फिर भी अंत में दिखावे के लिए कह देती थी कि पता नहीं क्या फालतू की बातें हैं और इनमें ठाकुर देवताओं की तो कोई भी बात नहीं है। आखिरकार उन सब ने आपस में मशवरा करके कहा कि हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा, तुम लोगों को जो भी सबसे अच्छा आता है वही गाओ। नगेंद्र ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या आप लोग कृष्ण जी से जुड़ा कोई भजन सुनना चाहेंगी। घर की मालकिन ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम लोग कृष्ण जी वाला भजन ही गाओ। नगेंद्र ने गाना शुरू किया और कुछ ही पल में बिपिन भी उसके साथ सुर मिलाने लगा। जब सुर ऊंचे चढ़ने लगे तो पीछे छिपे हुए चारू ने भी बहुत ही सावधानी के साथ अपनी आवाज उनमें मिला दी। ये ज्ञानदास का एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना पद था। वहां बैठी हुई औरतों को शायद उसके सारे बोल समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन ज्ञानदास के उन मीठे शब्दों और सुरीले गायकों की मिलीजुली लहरों ने सबको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। 2-3 बार गाने के बाद उनका वो भजन पूरा हुआ। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी बहू ने फरमाइश की कि बेटियां, तुम्हारी ये हिंदी और मिश्रित भाषा हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। अब तुम लोग कोई बांग्ला गीत सुनाओ और कोई थिएटर वाला गाना गाओ। आजकल तो न जाने कितनी ही वैष्णवी आकर थिएटर के गाने गाती हैं, जैसे नंद विदाई, प्रभास मिलन और न जाने कितनी तरह के और भी गाने। नगेंद्र ने जवाब दिया कि ठीक है, तो फिर आप लोग हमारा एक आधुनिक गीत सुनिए। ये कहकर उसने गाना शुरू किया। ओ मेरे प्रिय, तुम असमय ही क्यों प्रकट हुए हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ बस एक सपना ही है। क्या तुम चंद्रवली की कुंजों में थे और वहां तुम्हें अपनी मनपसंद खुशी मिल गई? क्या इतने कम वक्त में ही तुम्हारे प्रेम की सारी प्यास बुझ गई? अभी तो रात ढलने पर सुबह का तारा भी नहीं निकला है। अभी तक तो राधिका की आंखों की आंसू की धार भी नहीं सूखी है। क्या वहां उस कुंज की फूलों वाली सेज के सारे फूल झड़ गए हैं? क्या तुम्हारे उस चंद्रमा जैसे खूबसूरत चेहरे की मुस्कान अब पूरी तरह खत्म हो गई है? 2 बार अपनी पूरी ताकत से गला फाड़कर गाने के बाद वे वैष्णवियां थोड़ी थक गई थीं। घर की मालकिन ने उनकी थकान को भांप लिया और कहा कि तुम लोग थोड़ा दम ले लो बेटा, क्योंकि जोर जोर से गाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। गाना बंद होते ही वहां फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। नगेंद्र ने बड़ी चालाकी से कहा कि माताजी, आपके चेहरे पर भाग्यशाली होने के सभी लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वहां बैठी कुछ जवान लड़कियों ने यह सुनते ही उत्साह के साथ पूछा कि क्या तुम लोग समुद्र शास्त्र के बारे में भी जानते हो? नगेंद्र ने कहा कि मैं जानता तो हूं, पर मैं किसी का हाथ नहीं देखता हूं। मैं तो बस चेहरे, आंखों, बालों और आवाज को देखकर ही बहुत कुछ अंदाजा लगा लेता हूं। उसने फिर पूछा कि तो फिर बताइए माताजी, आपके कितने बच्चे हैं? गृहस्वामिनी ने बड़े ही गर्व के साथ बताया कि बेटा, मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उन्होंने अपनी बहुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रही मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू। मेरी बड़ी और मंझली बेटियां तो अपने ससुराल में हैं, और ये रही मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी हाल ही में शादी हुई है। ये कहते हुए गृहस्वामिनी ने चारू की पत्नी कुमुदिनी की तरफ इशारा किया। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को बहुत ही बिजली की रफ्तार से आंखें दिखाईं।
चारू ने अपनी नजरों से ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोग ये कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हो? क्या तुम लोग अंत में पकड़े जाके सारा खेल बिगाड़ दोगे? एक और गाना खत्म होते ही शाम ढलने को आई और वैष्णवियों ने विदाई मान ली। बड़ी बहू ने अपनी सास के कान में चुपके से कुछ कहा। सास ने उन वैष्णवियों से कहा कि बेटा, आज रात को तुम लोग वापस मत जाओ, तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सीधा राशन दे दूंगी और तुम लोग खुद खाना बना के खा लेना और फिर कल सुबह चले जाना। अब ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात थी, क्योंकि उन्हें तो खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। अगर वे वहां रुकते तो उनके पकड़े जाने की पूरी संभावना बढ़ जाती, इसलिए उन्होंने बड़ी शालीनता से इनकार कर दिया। तभी पड़ोस की एक औरत जो रिश्ते में मालकिन की पोता बहू लगती थी, उसने छेड़ते हुए कहा कि दीदी, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस कच्ची उम्र में क्या ये वैष्णवियां अपने अपने वैष्णव पतियों को छोड़कर रात भर रह सकती हैं? वहां बैठी हुई सभी औरतों के बीच हंसी के ठहाके गूंज उठे। वैष्णवियों ने भी एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुरा दी। नगेंद्र ने बड़ी सादगी से कहा कि नहीं माताजी, आप जो भी कह लें, पर हम लोग आज रात को यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। जैसे तैसे उन्हें विदाई का इनाम मिला और वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक पुलिस कांस्टेबल दरवाजे पर पहरा दे रहा है। उन्हें देखते ही वो चिल्लाया कि जमादार साहब, जल्दी आइए और इन मुजरिमों को बाहर निकालिए। तीनों दोस्तों ने बड़े अचरज के साथ बैठक खाने के बरामदे की तरफ देखा। उन्होंने पाया कि पुलिस का जमादार अपने पूरे लश्कर के साथ वहां पहले से ही बैठा हुआ था। जमादार साहब ने फौरन हुक्म दिया कि इन सबको गिरफ्तार कर लो। उस हुक्म के साथ ही वहां एक बहुत ही ऊंची और जोरदार हंसी सुनाई पड़ी। हंसने वाला और कोई नहीं बल्कि वही दरबान नाथू मंडल था। सुरक्षित दूरी पर खड़ा होकर वो नगेंद्र से बोला कि क्यों वैष्णवी दीदी, अब क्या तुम कुश्ती लड़ोगे? रात के 10 बजे चारू अपनी ससुराल के कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके पास उसकी पत्नी की भाभी यानी वही बड़ी बहू खड़ी थी। वह हंसते हुए बोली कि छी 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 चारू, तुम भी कितनी अजीब बुद्धि रखते हो। तुम्हारे उन दोनों दोस्तों ने क्या सोचकर हमारे घर की सभी औरतों के सामने अपना ये नाटक दिखाया? और तुम्हारे वे दोस्त भी किस तरह के लोग हैं जो इतनी अजीब सी हिम्मत कर बैठे? उसने कहा कि किसी भी भद्र व्यक्ति के घर के भीतर घुसने का ये क्या तरीका है? क्या उनमें रत्ती भर भी शर्म या आत्मसम्मान नहीं बचा है? चारू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भाभी, जो होना था वो तो हो गया है, पर मैं आप सबके पैरों में पड़ता हूं कि ये बात घर के बाहर कहीं भी फैलनी नहीं चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो मैं फिर कभी इस घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाऊंगा। बड़ी बहू ने एक दिलासा भरी मुस्कान दी और पूछा कि अगर तुम्हारे ससुर जी थाने जाकर तुम्हारी जमानत ना कराते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। चारू ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आज की पूरी रात तो हमें हवालात की काल कोठरी में ही सड़ना पड़ता और कल सुबह जो होता सो होता। पर शुक्र है कि ससुर जी ये जानने के लिए थाने चले गए थे कि आखिर मामला क्या है। चारू ने अफसोस जताते हुए कहा कि मेरे ससुर की नजरें वाकई कितनी कमाल की हैं। आप सब इतनी सारी लड़कियों के बीच भी दिन के उजाले में मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन उन्होंने तो रात के अंधेरे में ही मुझे फौरन पहचान लिया। बड़ी बहू ने अपने हाथ के इशारे से उसे टोकते हुए कहा कि हम भला तुम्हें कैसे पहचानती, क्योंकि तुम तो पीछे ओट में छिपे हुए बैठे थे। तुमने तो पूरी महफिल में एक लफ्ज तक नहीं बोला था, वरना शायद तुम्हारी आवाज सुनकर हम तुम्हें पहचान भी लेती। उन्होंने बताया कि बाबा ने तो बस तुम्हारी आवाज सुनकर ही ये समझ लिया था कि वो तुम ही हो। चारू ने कहा कि बाबा की हाजिर जवाबी तो बहुत ही गजब की है। उन्होंने मुझे पहचानने के बाद भी कोई हैरानी नहीं जताई और बिल्कुल शांत रहकर दरोगा साहब से बात करने लगे। उन्होंने दरोगा से बहुत ही धीमे और सुकून भरे अंदाज में कहा कि साहब, जैसा मैं सुन रहा हूं उसके हिसाब से तो इसमें सारा कसूर उस दरबान का ही लगता है। उन्होंने कहा कि औरतों की बात तो छोड़िए, क्योंकि ऐसी हालत में फंसने पर तो स्त्रियां खून तक कर देती हैं और ऐसे तमाम किस्से हमने सुने हैं। ये लोग तो गरीब भिखारी हैं जो अपनी मेहनत की रोटी खाती हैं, इसलिए आप इन्हें मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। उन्होंने आगे बताया कि मैं तो शर्म के मारे अपना सिर झुकाकर बाबा के साथ साथ वहां से चला आया। नगेंद्र और विपिन उस अंधेरे का फायदा उठाकर कहाँ गायब हो गए, मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं लग पाई। बड़ी बहू ने फिर पूछा कि जब तुमने बाबा को सारी हकीकत समझाई तो उन्होंने क्या कहा? चारू ने बताया कि वो बस मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने मुझे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए बहुत सारी बातें कह के ढांढस बंधाया, लेकिन उनकी हर एक बात मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी और मेरा सिर शर्म से झुकता जा रहा था। बड़ी बहू ने घड़ी की तरफ देखा और बोली कि कल हम फिर से बाकी की बातें करेंगे, क्योंकि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं कुमुदिनी को यहां बुला के लाती हूं।
चारू ने कहा कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं कल तक यहाँ रुक पाऊंगा? कल सुबह होते ही अंधेरा छटने से पहले मैं यहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो जाऊंगा। बड़ी बहू ने बनावटी गुस्से के साथ उसे धमकाते हुए कहा कि खबरदार चारू, अगर तुमने ऐसा कोई भी काम करने की सोची, अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दूंगी और तुम्हारे इस करतूत को अखबारों तक में थपवा दूंगी। चारू डर के मारे कांपते हुए बोला कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना आपकी इजाजत के अब यहाँ से कदम भी नहीं रखूंगा। बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली कि तुमने बहुत ही समझदारी की बात की है, अब मैं जाकर कुमुदनी को ले आती हूं। इतना कहकर बड़ी बहू वहां से चली गई। चारू अकेला बैठा वहां रखी एक किताब के पन्नों को बेमतलब पलटने लगा। थोड़ी देर के बाद बाहर किसी के पैरों की पायल की झनकार सुनाई दी, जो अचानक रुक गई। फिर बड़ी बहू की तेज आवाज सुनाई पड़ी, जो गुस्से में कह रही थी कि क्यों खड़ी हो गई हो बदकिस्मत लड़की, क्या अभी भी तुम्हें तमाशा करना है? उन्होंने कहा कि दिन ब दिन तुम और ज्यादा छोटी बच्ची बनती जा रही हो, मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट हो रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुमुदिनी को जोर का धक्का देकर कमरे के भीतर भेज दिया। वो बेचारी गिरते पड़ते बची और खुद को किसी तरह संभाल लिया। अब चारू के उस शर्मिंदा चेहरे और कुमुदिनी की चुप्पी के बीच हम विदा लेते हैं। जिंदगी की ऐसी ही अनमोल और मज़ेदार कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड के साथ। समाप्त।